सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्व पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, फिर अगले कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, तो इसका मान कितना होगा ये बताना हो। ठीक है, तो चलो समझिए इसको ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा कॉसिक है ना, तो कॉसिक को लिखा जाएगा 1 बटा साइन ए। देखो त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लीजिए। और ये कॉट है तो कॉट को लिखा जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। अगले कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान है तो अंश को आप इसी प्रकार लिख दो 1 माइनस कॉस ए, ऐसे ही लिख दो आप, ठीक, मिला के। और ये साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको कर देना है। और एक पे घात 2 लाओ तो एक ही रहेगा, और बटा साइन ए। ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लगा देना है साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। तो इस साइन से यहाँ पे देखो साइन पे घात 2 है, तो इस साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लो 822 BW। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्रश्न फिर दिखा दें आपको, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। और अनसोल्ड तो आपके पास ही सामने रखिए आप उससे। तो प्रश्न नंबर 2 है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना कुल परिणाम, कुल परिणाम जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो प्यारे बच्चों पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके जो कुल परिणाम है 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो इसमें विषम संख्या लिखनी है, तो आपको लिख लेना है विषम संख्या बराबर। तो विषम संख्या कितनी है? 1 3 5। तो विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो PE बराबर। तो प्यारे बच्चों, विषम संख्याएं कितनी हैं? ये विषम संख्याएं 3 है, और कुल परिणाम कितना है? 6 है। ठीक, तो 6 लिख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर 3 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तो यहाँ पे ये कि हमें टेबल दे रखी है, तो इसमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इस टेबल को हम बनाएंगे, फिर इसमें इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, तब इसका माध्यक वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, आपको भी इस प्रकार कॉलम बना लेने हैं। कितने हैं? ये 5 हैं। फिर बारंबारता, और अगला कॉलम होगा हमारा संचयी बारंबारता का। ठीक है, 4 चम्मच बना लीजिए यहाँ पर संचयी बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25। ठीक है, बारंबारता हमारी 3 2 5 4 1। अब इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाएगी? तो देखो यहाँ पे ये 2 है। कितना? 2।
तो सॉरी माफ चाहता हूँ, 3 है, यहाँ पे 3 है तो आपको ये वाला 3 यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, और 5 में फिर इस 5 को जोड़ेंगे 10, और 10 में इस 4 को जोड़ेंगे 14, और 14 में 1 को जोड़ेंगे 15। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख कर लेनी है आपको। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक, तो बारंबारता को जोड़ को n बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो n का मान होगा बेटा 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी वो इसके जोड़ के बराबर होती है। इसको जोड़ो या इसकी अंतिम संख्या ले लो, इसका जोड़ और ये वाली संख्या बराबर होती है। ठीक, तो n का मान 15 निकला, और ये एक विषम है, विषम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, जब ये संख्या हमारी विषम हो तो आपको यहाँ पे लिखना है n+1/2। तो n का मान 15 और +1/2, तो ये हो जाएगा 16/2, तो ये 8 आएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, 8 है ना, 8 संचयी बारंबारता में कहाँ पर मिलेगा? 8 संचयी बारंबारता कहाँ पर मिलेगा? 10 में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 है ना, 10 के अंदर आएगा। तो जो 8 है कहाँ पर? 10 के समीप होगा। तो आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 10 है। ठीक है, तो इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है? इसके सामने वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 15। तो आपको नई लाइन से लिख देना है माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 10 से 15। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए आप, थोड़ा जूम हटा दूँ मैं। देखो, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालने के बाद n का मान, यानी इसको जोड़ो, या ये वाली लास्ट वाली संख्या n का मान होता है। ठीक है, तो n एक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या तो n+1/2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16/2, तो ये 8 निकलेगा। अब आपको ये देखना है, ये 8 है किस में मिलेगा बेटा? 8 देखो ये 10 के अंदर आएगा, तो ये हमारी होती है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितनी होगी? 10 हो गई, और इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है? 10 से 15। तो माध्यक वर्ग 10 से 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 में बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखो यहाँ पे 1, 12, 3, 6, 2, 4, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है हमारी। तो इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है? 7 से 14। तो यहाँ पे 7 से 14 डी वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है तो उसी के सामने वाला अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, ये वाले। तो यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? तो देखो प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, कुल परिणाम 6 हो गए हमारे पास। अब इसके बाद ए कितनी बार आया? 1, 2, 1, 2, 2 बार आया, तो 2/6 लिख दीजिए। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखा दें हम आपको। 5 नंबर है, तो यहाँ पे लिख लो कुल परिणाम। बेटा जो कुल परिणाम है हमारे, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी, डी और एफ और ए, ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ए की प्रायिकता पूछी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पी ए लिख लो ऐसे करके। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितनी बार आया? 1, 2, 2 बार ए आया। अब यहाँ पे ये कुल परिणाम है कितने? 6 हैं, तो नीचे 6 लगा दीजिए। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो पी ए बराबर हो जाएगा 1/3। और इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर। 5 तो हो गया, 6 नंबर।
तो 6 नंबर है कॉट थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? कॉट थीटा बराबर है हमारा 8/15। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है लाल बट्टे कक्का, अगर आप उससे जानते हो तो देख लो। लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे tan होता है, इसके नीचे कॉट लिखा होता है, ठीक है। तो कॉट होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे आपको लिख देना है आधार बटा लंब। तो प्यारे बच्चों आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग आधार हमारा 8 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग, तो 8 8 64 और प्लस 15 का वर्ग 225। इसे जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और प्यारे बच्चों 289 17 का वर्ग होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो कर्ण बराबर निकलेगा 17। तो हमसे इसमें साइन का मान पूछा है, तो साइन बराबर होता है हमारा साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब कितना 15 है और कर्ण कितना 17 है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 15/17। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प कौन सा मिलेगा? 15/17 सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कौशिक 60 का मान कितना है? कौशिक 60 का मान हो जाएगा हमारा 2/√3, ठीक, इसका ये वाला सही हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको देखिए। नंबर 8 है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर को लिखना है हमें, ये कौशिक स्क्वायर है। एक काम करो, यहाँ पर भी घात दो, यहाँ पर भी घात दो, तो इसको लिख लो कौशिक थीटा बटा सेक और घात दो, ऐसे करके लिख लो। तो कौशिक को लिखा जाएगा 1/sin थीटा और सेक को लिखा जाएगा 1/cos थीटा। तो ये ऊपर जाएगा और ये हमारा यहाँ आएगा, और घात दो तो चली रही है हमारी, तो ये बन जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। तो प्यारे बच्चों cos बटा sin cot होता है, और घात दो लगा दो, cot थीटा और घात दो। जब ये घात हटाएंगे तो cot स्क्वायर हो जाएगा, तो जब ये कोष्ठक हटेगा तो cot स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा? तुम्हारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा HCF। HCF हमारा होता है मासा, ठीक है। तो यहाँ पे 35 और 49, 35 और 49 का मासा 7 है, तो उनका लासा कितना होगा ये बताना हमें। तो प्रश्न नंबर 9, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं 35, 49। तो प्यारे बच्चों इनका जो मासा है 7 है, तो एक सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे लासा तो पता नहीं, तो लासा को ऐसे छोड़ दो, और मासा 7 है, पहली संख्या 35 है और दूसरी संख्या 49 है, तो 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, लासा बराबर, तो 5 नेम 45 की 5 हासिल 4, 5 नेम 45 हासिल 4, और 5 चौक 20, 20 4 24। तो इसका जो आंसर निकला 245
सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर में दो संख्याएं दे रखी हैं 306 तथा 657। इसका हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करना है इसका, और इसका मासा चाहो तो आप भाग से कर दो। ठीक है, क्योंकि विकल्प है ये। तो यहाँ पे 306 का भाग लगा देना है 657 में, तो ये चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा हमारा। 6 दूनी 12 और 2 तियाँ 6, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर रह जाएगा 4 हमारा। ठीक है, दोबारा भाग चालू करेंगे हम। 306 तो ये चला जाएगा हमारा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार चला जाएगा, जाना हो जाएगा, 6 बार जाएगा ये। 6 पंजा 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, घटाओ, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे रह जाएगा 3। दोबारा भाग चालू करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 45 को, तो 36 एकन 36, यहाँ पे 9 बचेगा, तो दोबारा भाग चालू कर दो यहाँ पर, तो 9 चौक 36, 4 बार जाएगा ये। तो अंतिम भाजक कौन है? 9 है, तो इसका जो मासा निकलेगा वो 9 निकल के आ जाएगा। तो आपको लिख देना है मासा बराबर 9। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इसको देखिएगा। दो संख्याओं, यानी यहाँ पर दो संख्याओं एलसीएम और आईसीएफ क्रमशः इतना, यानी इन दोनों का लासा ये है और मासा ये है, तो एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो पहले बच्चों लासा कितना है? 168, मासा कितना? 6, एक संख्या 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब तो यहाँ जो लिखा हुआ है लासा बराबर 168 और मासा बराबर दिया हुआ है 6, मासा 6। तो सूत्र जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था वही लगाना है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मासा 168 है, लासा 168 है, मासा 6 है, और पहली संख्या यहाँ पे दे रखी है 24 और दूसरी संख्या पता नहीं, तो x कर लो। अब इसको हल करो तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, 4 बचा, 12 चौक 48 और 2 एकन 2 और 2 तियाँ 6 और 14 तियो 42। तो x बराबर 42 का आंसर आ जाएगा, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या निकली है 42 निकली है, तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 12। नंबर 12 में दो बिंदु दे रखे हैं a, b और 2a, 2b, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो नंबर 12 यहाँ पे लिख लीजिए, बिंदु a, b तथा b बिंदु है 2a, 2b, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब यहाँ पे इनके मान लगा दीजिए, x1 का मान है a और x2 का मान है 2a का होल वर्ग प्लस y1 का मान है b और इसका मान है 2b का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बचेगा, देखो माइनस का a बचेगा ना, माइनस का a बचेगा, फिर उसका स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का b बचेगा तो उसका स्क्वायर, माइनस का यानी b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये इसका हल हो गया। तो ये वाला विकल्प हमें मिल जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए पे आप टिक लगा लीजिए।
अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझिएगा इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बनाना है आपको वृत्त। तो ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे यहाँ तक आपको ऐसे मिला लेना है और इधर कहीं बिंदु एक Q, आप अपनी पटरी के द्वारा यहाँ तक ऐसे मिला लेना, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है इस प्रकार। तो यहाँ पर O और यहाँ पर लिख लो P और यहाँ पर लिख लो O। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इसके बाद यहाँ पे लंबाई और दे रखी है PQ। तो PQ यहाँ पे Q लिख लो, PQ इसकी माप जो है हमारी PQ की माप है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे 12 लिख लेना है आपको। अब यहाँ पे ज्ञात करना है हमें OQ की माप ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो हमारा 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो समकोण त्रिभुज OPQ में। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो OQ का वर्ग, फिर इसके बाद 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। तो OQ का वर्ग बराबर ही हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 13 का वर्ग होता है, तो OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग, ये घात से घात चली जाएगी, तो OQ बराबर निकलेगा 13 सेंटीमीटर। और यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। तो ये वाला जो विकल्प मिलेगा हमें बी वाला हमारा सही हो जाएगा, तो आप बी पे टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर। प्रश्न नंबर 14 हमारा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो अनफोल्ड को साइड पे लगाएं। तो पहले बना ले, हम 2 त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, और प्रश्न नंबर लिख लें 14। ठीक, 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ये कर लो और दूसरा त्रिभुज ये कर लो। तो हमारे पहले वाले त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ पे लिखना A, यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो C। और दूसरा त्रिभुज है हमारा DE और ये F। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है तो इसमें जो दिया हुआ बेटा ये वाला कोण है ना, इसके बराबर है कोण B बराबर कोण E। तो यहाँ पे जब कोण B बराबर कोण E है तो इनके द्वारा जो भुजाएं निकलती हैं, देखो AB बटा ये वाली भुजा AB बटा DE बराबर फिर ये वाली भुजा BC बटा EF। अब ये देखो कहाँ पर है, विकल्प में कहाँ पर मिलेगा देखिए। तो यहाँ, और ये जो कसौटी होती है हमारी ISAS वाली कसौटी होती है। ठीक है, यानी 2 भुजाएं समानुपात में और एक कोण बराबर होता है। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा, AB बटा DE और AB बटा DE। इसका जो विकल्प हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, AB बटा DE और BC बटा EF। ठीक, तो ये वाला बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7।
ये तो था 14 नंबर। यहाँ पे बी पे आपको टिक लगा लेना है। प्रश्न नंबर 15। नंबर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो जो आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 90 अंश। तुम्हें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। तो प्यारे बच्चों पाई का मान लगा दो 22/7, क्योंकि प्रश्न में पाई दिया नहीं है तो यहाँ पे 22/7 ऐसे करके, ठीक है। आर का मान 7 है तो 7 गुणा 7 और थीटा का मान 90 है और गुणा 360। तो एक 7 से एक 7 काट दो और 90 एक का 90 और 90 चौकू 360। अब ये 2 से काटो तो 2 दूनी 4, ये 11 हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77, 77/2 और 70 में लगाएंगे 2 का भाग तो हो जाएगा ये 2 3 6, 2 8 16.5 और यहाँ पे लिख देना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाना हमें एक अर्धगोला और अर्धगोले के ऊपर रखना एक शंकु, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नंबर 16। पहले बनाना हमें एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखना है इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले लिख लेना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्यारे बच्चों ये एल का मान है, तो एल बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक। एल बराबर 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन सी आकृति है, एक तो अर्धगोला, तो अर्धगोले का बग पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का बग पृष्ठ पाई आर एल। तो यहाँ से कामा ले लीजिए, पाई आर कामा ले लो तो यहाँ पर बचेगा 2r प्लस एल बचेगा। मान लगा दो, पाई का तो मान लगाना नहीं है, आर का मान 4 है तो यहाँ पे 4, तो 2 गुणा 4 और एल का मान 12 दे रखा है तो यहाँ पे 12 कर लीजिए। तो ये 4 पाई और अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 8 प्लस 12, तो इनको जब जोड़ेंगे 4 पाई तो ये हो जाएगा हमारा 20, तो 4 दूनी 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये विकल्प में मिलेगा डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर द्विघात समीकरण दे रखा है, उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 नंबर। प्रश्न दिखा दें हम आपको, देखो एक बार में देख लिया करो प्रश्न आप यार। 17 18 19 20 इनको हल करेंगे हम। तो 17 में द्विघात समीकरण दे रखा है x² प्लस 7x प्लस का 12
और बराबर 0 कर लो। तो 12 एकन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 7 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर एक्स, तो 3 चौक 12 या 4 तियो 12। ठीक, बड़ी संख्या हमेशा आगे लिखना है। प्लस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3x और प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0, पहले इसको लिखेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो जो हमारे x के मान होते हैं यही हमारे शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे शून्य निकले -4 -3, तो ये कहाँ पर मिलेगा? पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर में दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, देखो दिखा दें आपको। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2, तो इनको हल करना है, x वाई का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2, इनको हल कर दो। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है, ये इससे कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना 2x बराबर 16, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। तो ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर x बराबर 8 है, तो आपको 8 यहाँ पे लगा देना है। तो 8 प्लस वाई बराबर 14 और 8 को उधर भेज दीजिए। तो वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, तो वाई बराबर 6 आ जाएगा। तो जो इसके मान निकलेंगे यहाँ पे x बराबर 8 निकलेगा, x बराबर 8 और y बराबर 6। तो ये जो विकल्प मिलेगा हमें बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर में द्विघात समीकरण दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2√6x और प्लस का 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों मूल समान है, मूल समान है तो के का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ABC के मान छाटो। तो A का मान है k और B का मान है 2√6 और C का मान है 3। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है, देखो मूल समान है, मूल समान है। तो जब मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। ये सूत्र लगाना जब मूल समान है। तो मान लगा दीजिए, बी का मान है 2√6 का वर्ग माइनस 4, ए का मान k और सी का मान 3 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो। तो जब भी इस प्रकार की संख्या मिल जाए तो पहले जो अंडरूट के बाहर है इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, यानी इस संख्या का वर्ग करो और इसमें गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 छंग 24 और माइनस, ये हो जाएगा हमारा 12k बराबर 0। 12k को उधर भेज दो। तो 24 बराबर 12k और 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो k बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद 20 नंबर देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 20 में एक AP दे रखी है, यहाँ पे लिख लो AP -6 -4 -2, ठीक है, का 7वां पद होगा। ठीक है, का 7वां पद होगा ये बताना है। तो पहले A और D के मान छाट लो। तो A बराबर -6 हो जाएगा, फिर D बराबर इसमें से घटाना है तो -2, फिर माइनस, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगा लो। ठीक है, और ये 4, पहले ये -2 लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस का 4 लिखना है। तो -2 माइनस माइनस प्लस, ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा D का मान। और पूछा है 7वां पद, 7वां पद पूछा है। तो A7 बराबर A प्लस 6D, एक कम करके लिखा जाता है। मान लगा दीजिए, A का मान -6 प्लस और D का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। -6 और 6 दूनी 12, तो 12 में तो 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक जो विकल्प थे वो हो गए खत्म। अब यहाँ से खंड बा चलेगा, उसको देखेगा। प्रश्न नंबर पहले का सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है माना 6 माइनस अंडर 2 एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस अंडर 2 बराबर p बटा q, और आगे लिखना है जहाँ p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, इस प्रकार अब यहाँ पे क्या करना है, इस p बटा q को उधर लाओ और माइनस अंडर 2 को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस p बटा q और बराबर अंडर 2। अब इसको हल करेंगे तो अंडर 2 को उधर लिख लो बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 6q और माइनस p, इसका इसमें गुणा करेंगे 6q माइनस p बटा q। बस यहीं पे प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है। अब इसकी हिंदी लिखनी है आपको, 6q माइनस p बटा q एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, अतः अंडर 2 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब प्रश्न लिखा जाएगा 6 माइनस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार आपको ये हल कर देना, और आपको हिंदी भी याद करनी पड़ेगी भाई इसकी। अब प्रश्न नंबर पहले का, इसके बाद पहले का खा देखिएगा आप। तो पहले का खा है, x अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। पहले का खा, देखो एक बात ध्यान रखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है आपको। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो, तो ये बिंदु आपको किनारे पे रखने हैं। तो 2, -5 और अगला बिंदु हमारा -2, 9। अब प्रश्न कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। ये हमारे x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो a, यहाँ लिख लो b और यहाँ लिख लो p। तो हमें इस पहले x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AP के बीच की दूरी बराबर AP के बीच की दूरी और बराबर PB के बीच की दूरी। PB के बीच की दूरी, और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडर नहीं लगाना है। तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। और प्यारे बच्चों यहाँ पे बिंदु लिख लो AP। तो A का बिंदु है 2, -5
और पी का है x कामा 0। इसी प्रकार p का यहाँ पे p है ना, तो x कामा 0 और b का है -2 कामा 9। तो ये वाले बिंदु इधर लगाने और ये वाले बिंदु इधर लगाने हैं। तो x1 की जगह पे 2 लगा दो और x2 की जगह पे x का होल वर्ग प्लस y1 की जगह पे -5 और y2 की जगह पे 0। ठीक, तो यहाँ पे 0 और इसका होल वर्ग बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y1 की जगह पे 0 और y2 की जगह पे 9। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - x का होल वर्ग, ये 25 बराबर x + 2 का होल वर्ग और ये हो जाएगा 81। ठीक, तो यहाँ पे a - b का होल वर्ग a² प्लस b² और माइनस का 4x और प्लस का 25। यहाँ पे a + b का होल वर्ग a² प्लस b² और प्लस 4x और बराबर प्लस 81 रहेगा, प्लस 81। अब x² से x², इस 4 से ये 4 कट जाएगा हमारा। अब इस x को 4x को ले आओ इधर, तो माइनस का 4x माइनस का 4x और बराबर 81 है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ले, इस 25 को ले आओ इधर, तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो ये माइनस का 8x बराबर, और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 56, प्लस का तो 8 1 8 8 7 56, तो माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे तो x बराबर निकलेगा माइनस का 7। तो ये निकल के आ गया x का मान। तो आपको नई लाइन से लिखना x अक्ष के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों ये हमारे x अक्ष के निर्देशांक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है x अक्ष के निर्देशांक बराबर x कामा 0। तो जो x का मान निकला वो यहाँ पे लगा दीजिए -7 कामा 0 और यही आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का गा। तो गा नंबर है, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे लिख लो पहले का गा नंबर। तो सबसे पहले एक बड़ा सा रेखाखंड खींच लेना है। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है उन्हें किनारे पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो। तो बिंदु हमारे पास दो हैं, -2 कामा 2 और अगला बिंदु है बी 2 कामा 8। इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो यहाँ पर कर लो, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार पॉइंट लगा लो। तो यहाँ लिख लो P, यहाँ लिख लो Q और यहाँ लिख लो R। तो हमने इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम A B का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, A B का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा Q है ना, Q हमारा A B के मध्य है और इनके भी मध्य है, लेकिन इनके निर्देशांक नहीं पता है ना। तो A B का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 कामा y1 + y2 बटा 2। ठीक, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, तो -2 कामा 2, फिर उसके बाद 2 कामा 8। तो ये वाले बिंदु इसमें लगा देंगे। तो x1 की जगह पे -2 और x2 की जगह पे 2 और बटा 2, y1 की जगह पे 2 और y2 की जगह पे 8 बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 10 बटा 2, 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पे निकलेगा ये हमारा 0 कामा 5। ठीक है, ये किसके निकली है, ओ के निर्देशांक निकल के आ गए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 0 कामा 5। अब क्या करना है आपको, इतना काम करने के बाद अब लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। तो नई लाइन से लिखना है आपको यहाँ पर ए क्यू का
मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो जब मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 y2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे a की लिखा हुआ, तो a के निर्देशांक -2 कामा 2 और q का निकलेगा 2 0 कामा 5। तो ये वाले मान यहाँ लगा दो। तो x1 का मान -2 और x2 का मान 0 बटा 2, y1 का मान 2 और प्लस y2 का मान 5 और बटा 2। तो ये हो जाएगा -2 बटा 2, ये 7 बटा 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो -1 का मान 7 बटा 2, एक तो आंसर ये निकला है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्यू बी का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू बी का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 y2 बटा 2। ठीक, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे मैंने क्यू भी लिखा हुआ है 0 कामा 5 क्यू और R, और इसके बाद B 2 कामा 8। यहाँ पे क्यू भी लिखा ना, क्यू का तो ये हो गया और B का ये हो गया, तो R का निर्देशांक मिल जाएगा। तो ये वाले बिंदु आपको यहाँ पे लगा देने हैं, ये 0 प्लस 2 और बटा 2 कामा 5 प्लस 8 बटा 2। तो प्यारे बच्चों 2 बटा 2 तो ये 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 13 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न नंबर पहले का ग हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। तो यहाँ पे लिखना पहले का घा घड़ी। तो ये प्रश्न हमारा त्रिकोणमिति पे आधारित है, 1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सबसे पहले इसका लिखना LHS बराबर अंडरवुड 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो नई लाइन से आपको हर का परमेकड़ करना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा गुणा, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा हमारा ये अंडरवुड 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग बटा, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो इसको लिखेंगे हम, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस साइन का थीटा। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, और प्यारे बच्चों ये जो हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये, तो इसको लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। देखो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो घात होल वर्ग कर देंगे ऐसे करके, फिर इस 2 से यह दूर चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस प्रकार। तो आपको 1 बटा कॉस पता होना चाहिए, 1 बटा कॉस सेक थीटा होता है और साइन बटा कॉस टेन थीटा होता है। यही हो गया सिद्ध। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसका 5वां। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा, एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो प्रश्न है हमारा पहले का 5वां। तो यहाँ पर लिखना R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पर लिखना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो पाई का तो मान 22/7 लगाना है यहाँ पर, 22/7। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आर का मान 21 है, तो यहाँ पे 21 गुणा 21 और थीटा का मान 60 और बटा 360। इसी प्रकार यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 21 लिखना है आपको, 21 गुणा 21 और यहाँ पे साइन 60 लिखना है। ठीक है। यहाँ पे जगह कम बची हमारे पास, साइन 60 यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है। थोड़ा इधर उड़ा के लिखेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेना। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 60 एकम 60, 60 छक्का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 11 एकम 11, हाथ से ले 11 दूनी 22 और 23 माइनस इधर इतना बचा हुआ है, पर यहाँ पे तो कटेगा नहीं ये। तो ये 21 गुणा 21, तो ये 441/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो 231 माइनस ये हो जाएगा 441/3 और 2 दूनी 4। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर पहले का 4 चम्मच है। एक डब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा लाल है और हरा नहीं है। तो अनसोल्ड को साइड पे लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले लाल कंचे बराबर, तो लाल कंचों की संख्या है 4। फिर इसके बाद सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे बराबर, तो सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे 8। और इसके बाद हरे कंचे, हरे कंचे बराबर है यहाँ पर है 5। तो इन सभी कंचों को जोड़ेंगे तो कुल परिणाम निकलेगा। ऐसे लिख करना आपको, यहाँ लिखना है कुल परिणाम। तो कुल परिणाम इन सबको जोड़ेंगे तो 17 निकल के आएगा हमारा। ठीक है। अब इसका जो पहला सवाल है नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पर, हर लाल है, लाल है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी रेड। ठीक है। अब इसमें ये देखो लाल कंचे हैं कितने, लाल कंचे हमारे पास हैं बेटा 4, तो 4/17 इसका तो आंसर ये आ गया। अब इसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 में लिखा हुआ हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखो पी ग्रीन, यानी ये हरा होने की प्रायिकता। तो हरे कंचे कितने 8 हैं, तो 8/17। ठीक। अनुकूल परिणाम तक कुल परिणाम। अब एक सूत्र होता है पी जी और पी जी, ठीक, बराबर 1। तो यहाँ पे प्रायिकता होने की, ये होने की प्रायिकता होती है, और इसके ऊपर डंडा लगा दो, बार लगा दो, तो ना होने की प्रायिकता। यानी ये है हरे कंचे होने की प्रायिकता और ये हरे कंचे ना होने की प्रायिकता। तो इसका मान निकाल चुके हैं हम 8/17। तो यहाँ पे 8/17 प्लस हरे कंचे ना होने की प्रायिकता बराबर 1। इसको उधर भेजो, तो पी ग्रीन ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 8/17। तो कर दो काम, 17 एकम 17, तो 17 माइनस 8 और बटा 17, तो 17 में से 8 घटा दो, तो यहाँ पर बचेगा 9, 9/17। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरे का है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं
7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लो, दो संकेंद्रीय वृत्त क्या है। एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे जाएं तो ऐसे वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा चित्र देख लो। तो बेटा ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इस बिंदु से दो वृत्त खींचे गए। एक वृत्त ये है, ये हमारा छोटा वृत्त और ये हमारा बड़ा वृत्त है। तो हमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही, तो यहाँ से हमें जीवा खींच लेनी है। इस प्रकार यहाँ से हमें एक जीवा जो इसको छोटे वृत्त को स्पर्श करे। ठीक, इस प्रकार ये मैंने एक जीवा खींची है और इसका नाम लिख दो यहाँ पर ए और यहाँ लिख दो बी, और ये हमारा है स्पर्श बिंदु। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो इसे लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से या तो इधर मिला दो या आप इधर मिला दो, तो हम इधर मिलाएंगे इसको इस प्रकार। तो ये हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और इसकी लंबाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, लंब होता है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो दिया, या फिर हम जानते हैं। ठीक, ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख लो एम, ओ एम लंब ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। तो प्यारे बच्चों, इसमें लगानी पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, 7.5 का वर्ग बराबर आधार ये है तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे AM प्लस L ये हमारा है 4.5 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 75 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें। 75 का जब वर्ग करेंगे हम तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक, 5 का वर्ग 25, जिसके पीछे 5 हो उसी में शॉर्ट ट्रिक काम करेगी ये। 5 का वर्ग 25 और ये 7 है, 7 में 1 जोड़ दो 8, तो 8 सत्ते 56, इतना हो जाएगा। तो जब 75 का वर्ग करेंगे 56.25। ठीक, दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लो AM का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर 25 और 4 में 1 जोड़ो 5, तो 5 चौक 20, यहाँ पे लगा दो। अब इस संख्या को ले आओ इधर तो माइनस की हो जाएगी, 56.25 माइनस 20.25 और बराबर AM का वर्ग। और इसमें इससे घटाएंगे तो बचेगा 36, तो AM का वर्ग बराबर 36। तो AM का वर्ग बराबर 36 को लिखेंगे 6 पे घात दो, तो घात से घात कट जाएगी, तो AM बराबर निकलेगा 6 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, एक बात मेरे ध्यान समझिएगा, देखो ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। तो AM का मान 6 निकला, जब ये 6 निकलेगा तो ये भी 6 निकलेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना AB बराबर 6 प्लस 6, तो ये 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और यही बेटा प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खा, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का खा है। तो एक ही चित्र दिया हुआ और उस चित्र में QR/QS बराबर QT/PR और कोण 1 बराबर कोण 2, तो सिद्ध करना है ये। ठीक, तो प्रश्न तो आपने देख लिया, इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है दिया है जो दिया हुआ है QR/QS QT/PR और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी दे रखा है।
अब आपको यहाँ पे लिखना सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको नई लाइन से लिखना है इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, ठीक, इस वाले का। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखो बेटा, ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वो हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो उसके दो भुजाएं बराबर होंगी। तो जब ये वाला कोण इसके बराबर है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो आपको लिखना है पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में पी आर की जगह पे पी क्यू लगा देना है यहाँ पर। तो लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी। इस पी आर की जगह पे लिखना आपको पी क्यू, तो क्यू टी बटा पी क्यू। अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये जो भुजाएं हैं किस त्रिभुज के अंदर आती हैं, देखो क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा पे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, पर यहाँ पर क्यू टी बटा पी क्यू, क्यू टी बटा पी क्यू, ठीक सही है। और ये वाला कोण कैसा, ओवैनिष्ठ है, यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा, तो कोण एक ओवैनिष्ठ हो जाएगा। तो आपको लिखना कोण क्यू बराबर कोण क्यू ओवैनिष्ठ है, ठीक है। तो अतः त्रिभुज पी क्यू एस और समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, और किसके आधार पे, दो भुजाएं समानुपात में और एक कोण बराबर है। तो आपको लिख देना कसौटी एस एस के आधार पर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है और इसमें आपको इतना ही करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 का गा, एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि इनका योग -81 हो जाए। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पे हम लिख लें 2 का गा गमला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एपी दे रखी है 21, 18, 15 डैश, ठीक है। कितने पद लिए जाएं जिनका योग -81 हो जाए। चलो समझो भाई इसकी बात को। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए का मान निकालेंगे, ए बराबर ए बराबर 21 है खाली, ठीक है। ए बराबर 21 और डी बराबर 15 - 18 और डी बराबर हो जाएगा हमारा -3। अब जो योग का सूत्र होता है हमारा एस एन बराबर n बटा 2 2a + n - 1 इंटू डी। और एस एन का मान 81 दे रखा है, तो एस एन की जगह पे 81 लगा देंगे,
माइनस का n का मान पता नहीं, 2 a का मान 21 है तो यहाँ पे 21 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान -3 है तो यहाँ पे -3। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 2 का गुणा कर दो, इस 2 का गुणा इधर कर दो, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 माइनस का 162 बराबर n, तो हो जाएगा 21 दूनी 42, -3 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3। तो माइनस का 162 और ये n 42 और 3 45 हो जाएगा, माइनस का 3n। अब इनका गुणा कर दीजिए तो माइनस का 162 बराबर ये हो जाएगा 45 का n और माइनस का 3n स्क्वायर। अब यहाँ से दूसरा पेज लगाना है। ठीक है, नए पेज से चलना, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। यहाँ पे हमने वही लाइन लिख ली, -162 बराबर, यहाँ पे आपको 45n लिखना है। ठीक है, 45n माइनस 3n स्क्वायर। अब इनको उधर ले आइए तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 3n स्क्वायर। यहाँ पे 45n है प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा ये 45n और माइनस का 162 और बराबर 0 बचेगा। तो 162 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 48 इतना। अब 486 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 45 मिले, तो पहले 2 से काटो, ये 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 3 से काटो, ये हो जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, फिर 3 से काटो, ये हो जाएगा हमारा 27। घटाने पर 45 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 27 दूनी 54 और गुणा 3 त्रिका 9, और 54 में से 9 घटाएंगे तो 45 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है 3n स्क्वायर माइनस का n 54 माइनस 9 माइनस का 162 बराबर 0। 3n स्क्वायर माइनस का, इसका अंदर गुणा करिए, 54n प्लस का 9n और माइनस का 162 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3n कॉमन ले लें। जब 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24 बचेगा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 9 एकन 9, यहाँ पे बचा हुआ है 9 एकन 9, 7 9 अट्ठे 72 और बराबर 0। तो n माइनस 18, 3n प्लस 9 बराबर 0, तो n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर 18। फिर यहाँ से 3n प्लस का 9 बराबर 0, 3n बराबर -9, n बराबर -9 बटा 3, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो n बराबर हो जाएगा माइनस का, कुछ गलत कर दिया क्या? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो n का मान है ना, ये n का मान है, ये अमान कर देंगे, माइनस है तो ये अमान हो जाएगा हमारा। n का मान माइनस है तो ये अमान हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। तो पदों की संख्या बराबर निकलेगा, पदों की संख्या बराबर 18। ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था बेटा यहाँ पे 45n लिख लो। ठीक है, 45n। अब इस प्रश्न के बाद आपको देखना है दूसरे का घा घड़ी, उसको देखिएगा। दूसरे का घा घड़ी है द्विघात समीकरण x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। चलो इसको देखिए आप।
तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखा है हमें x² प्लस का 10x प्लस का 21 और बराबर 0। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो 21 एकन 21 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 10 आ जाए तो 7 तियां 21 x² प्लस x 7 प्लस x और प्लस नहीं 7 प्लस 3 यहाँ पे 3 करिए 7 3 10 तभी तो होगा और ये 21 बराबर 0। x² x का अंदर गुणा करेंगे 7x प्लस का 3x और प्लस का 21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 और बराबर 0। x प्लस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -7। फिर x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3। तो प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे शून्य निकले -7 तथा -2 और इन्हीं 3 और इन्हीं शून्यकों को मूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी करनी हमें जांच। तो जांच के लिए और एक काम चाहो तो और भी कर सकते हैं आप। ये जो हमारे शून्य निकले ना शून्य, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं आप, अल्फा और बीटा। तो इसके नीचे लिख लो अल्फा बराबर -7 तथा बीटा बराबर -3। ठीक है, इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे। अब इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको लिख लेना है जांच। जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखा जाएगा x² प्लस का 10x प्लस का 21 बराबर 0। तो इसमें ABC के मान छाटो। तो प्यारे बच्चों A का मान 1 है, B का मान 10 है और C का मान 21 है। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है, b का मान है 10 और a का मान है 1 और अल्फा का मान पीछे माना था मैंने। अल्फा का मान कितना है एक बार देखने पड़ के हम। अल्फा का मान -7 है और प्लस बीटा का मान -3 है बराबर ये -10 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। तो ये -7 -3 बराबर -10। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -10 बराबर -10। अब अगला सूत्र शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A। तो हमारे शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा और C/A। तो अल्फा का मान कितना लिया था मैंने, अल्फा का मान -7 और गुणा बीटा का मान -3 बराबर C का मान कितना है यहाँ पर 21 है, A का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 7 तियां 21 बराबर 21। इस प्रकार ये हमारी जांच हो गई है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है या खाली। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई इसको भी समझ लो। तो इसमें जो हमारी दैनिक मजदूरी दे रखी है 500 से 520, फिर अगली है 520 से 540, 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर यहाँ पर 580 से 600 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6 और ये 10। अब इसका हमें निकालना मध्यमान।
तो मध्यमान इसका कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 और 1020 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1510 बन जाएगा, 510। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक स्थान पे 20-20 का अंतर है, तो इसमें 20-20 जोड़ के लिखिए, 510 में 20 जोड़िए तो 530, और 530 में जोड़िए आप 20 तो 550, 20-20 जोड़ के लिखो 570 और ये 590। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, जो मध्यमान है ना, मध्यमान का बीच वाला मान, ठीक, ये हो जाएगा हमारा कल्पित माध्य, ठीक, ए का मान। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये मध्यमान पूरा दोबारा से लिख लो, यहाँ पे लिख लो 510, पूरा दोबारा लिख लो 530, 550, 570 और 590। अब इन सब में से 550 घटाओ, कल्पित माध्य घटा दो, ठीक है, 550, प्रत्येक पद में से 550 घटा देना है आपको यहाँ पर, ठीक, इस प्रकार। तो इसमें बचेगा हमारा माइनस का 40, यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ पे ये से कट जाएगा तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ बचेगा हमारा 40। फिर आपका अगला कॉलम बनेगा F इंटू डी, F इंटू डी। तो देखो F कहाँ से आएगा, तो जो श्रमिकों की संख्या है हमारी, श्रमिकों की संख्या को F माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें हम F, इन दोनों का गुणा कराना है, तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये 12 चौक 48, माइनस का 480, 14 दूनी 28, तो ये माइनस का हो जाएगा 280, 8 का 0 में करेंगे तो ये तो बेटा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 120 और ये हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। अब आपको क्या करना, पहले ये माइनस वाला जोड़ लो साइड पे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8 और 8 16 के 6, यहाँ से लेख 4 2 6 और 1 7, माइनस का 760 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको जोड़ना है, जब इनको जोड़ेंगे तो 0 2 ये 520 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पे लाइन कर लें पहले, इसी के नीचे लिखना है सिग्मा F इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की है, तो इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 240 बचेगा हमारा, माइनस का 240। और उसके बाद जो श्रमिकों की संख्या का जोड़ दे रखा है इसको लिखेंगे सिग्मा F बराबर इसका जोड़ अनसोल्ड में 50 दे रखा है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। तो जो प्रश्न को हल कर रहे हैं हम कल्पित माध्य विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। तो जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD और बटा सिग्मा F। मान लगा दीजिए A का मान 550 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेना है 550 प्लस इसका मान है माइनस का 240 और बटा सिग्मा F का मान है 50। तो आपको यहाँ पे 50 लिख लेना है, 0 से 0 काट दो, 550 प्लस माइनस माइनस, अब 5 चौक 20, 5 चौक 20.5 अब इसमें से घटा दीजिए तो 550.0 और 4.8, तो यहाँ से दहाई लेंगे 10 और 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर रह गया 9, तो यहाँ 5 बचेगा, 4 और ये 5, जो इसका आंसर निकलेगा 545.2। ठीक, अब ये अनसोल्ड में देख लें है या नहीं है, 545.2। और देखो इसके पीछे 0 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ही छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है आपका।
545.20 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे 0 लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तब भी ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी तगड़ा प्रश्न है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो उसको। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करनी है आपको। और प्यारे बच्चे, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, इसमें बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने इस टेबल में। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, चलिए समझिएगा इसको भी। तो इसका सबसे पहले निकालना है हमें बहुलक। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे यहाँ पर हम 65 से 85 है हमारा, 65 से 85। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, फिर 145 से 165, फिर 165 से 185, फिर यहाँ पर है हमारा 185 से 205, इस प्रकार। और जो बारंबारता दे रखी है हमारी 4 है यहाँ पर, 4, 5, 13, 20, फिर 14, 8 और ये 4। तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको इसमें ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या ये वाली रही है हमारी। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये वाला मान जो बन जाएगा हमारा, ये वाला मान बनेगा F1, और इससे ऊपर वाला मान F0, और इससे नीचे वाला मान F2, यानी F0, F1 और F2। और इसके सामने ये वाला जो मान है 125, ये L का मान मिलेगा, यानी L बराबर मिलेगा हमें 125। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर है वो अंतर कितने का है, इसमें से घटाएंगे तो 20-20 का अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20-20 का अंतर, तो H का मान यहाँ पर 20 हमें मिल जाएगा। तो जो बहुलक का सूत्र है हमारा उसको देखिएगा। तो नई लाइन से आपको लिखना है बहुलक। पहले यहाँ पे लाइन कर दें एक हम। तो यहाँ पे लिखना है आपको बहुलक बराबर। तो जो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 और इनटू में होता H। ठीक, अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो H बराबर यहाँ पे लिख लो 20। तो L का मान कितना है, L का मान 125 है। तो 125 प्लस F1 का मान 20, F0 का मान 13 बटा 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 और F2 का मान 14 और H का मान 20। तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, हल करिए इसको। तो 125 प्लस, तो यहाँ पर तो ये बचेगा हमारा 7 और बटा ये हो जाएगा 40 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 27 और यहाँ पर 20। तो 125 प्लस इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 140 और बटा यहाँ पर बचेगा 13 और 13 का भाग इसमें लगा देना है 125 प्लस। तो 13
निम्मा 117, हाँ 13 एकन 13, 13 एकन 13, इसमें एक बचा हुआ है तो 10 हो गया, तो भाग लगेगा नहीं तो भाग खाई बिंदी। फिर दशमलव में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, तो 9 बचा है, 90 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक 78 इतनी बार जाएगा। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो इस जोड़ने पे मिलेगा हमें 135.6। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, 7 6 होगा हमारा। और प्यारे बच्चों, जो अनसोल्ड में इसका जो आंसर दे रखा वो गलत दे रखा, ठीक, इसने थोड़ा पलट के लिख दिया। इसका जो आंसर है अनसोल्ड में 6 7 है, 6 7 नहीं 7 6 होगा। तो ये तो हमारा निकल के आ गया बहुलक। तो इसका बहुलक तो हम निकाल चुके हैं, अब इसका निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इसकी टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे लिख लें हम, प्रश्न नंबर 2 ही चल रहा है, दूसरे का 4 चम्मच, ठीक है, दूसरे का 4 चम्मच चल रहा है। तो यहाँ पे टेबल बना लें। तो पहले लिखें वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद है हमारी बारंबारता। तो पहले बच्चों इसमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। और जो बारंबारता दे रखी है 4 5 13 20 14 8 और ये 4। अब इसकी निकालनी हमें संचयी बारंबारता। तो आपको अगला कॉलम बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो ये 4 है तो पहले 4 को ऐसे ही लिख लो। इस 4 में 5 को जोड़ो 9 और 9 में 13 को जोड़ो 22, ठीक, 9 3 12 22 हो जाएगा। और 22 में इस 20 को जोड़ो तो हो जाएगा 42 और 42 में इस 14 को जोड़ो तो हो जाएगा 56 और 56 में इस 8 को जोड़ो, 56 में 8 को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा हमारा और 64 में 4 को जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, ठीक, 68। और ऐसे आपको एक लकीर कर देनी है यहाँ पर। और प्यारे बच्चों ये वाला जो मान है वो n का मान होता है, ठीक है, तो आपको लिख लेना है n बराबर 68। तो नई लाइन से n/2, तो 68/2 तो ये हो जाएगा हमारा 34। अब आपको इसमें ये देखना है 34 किस संख्या के समीप है या किस संख्या में 34 आता है। 34 कहाँ पर मिलेगा? तो 34 मिलेगा 42 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप इस लाइन को हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक, इस प्रकार ये इस प्रकार। तो यहाँ पर ये बेटा हो जाएगा हमारा f1 का मान, नहीं ये कोई सा मान नहीं होगा आपका, ये वाला मान होगा f का और इससे ऊपर वाला मान ये CF होगा। फिर यहाँ पर ये वाला मान मिलेगा L का, L बराबर 125 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना सूत्र। और इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो यहाँ पे H बराबर आप लिख लीजिए 20। तो आपको लिखना नई लाइन से माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और इंटू H। जो हमने अभी मान निकाले वो सब मान इसमें आप लगा दीजिए। तो L का मान बताया 125 प्लस n/2 का मान है हमारा 34, तो यहाँ पे 34 और माइनस CF का मान देखो यहाँ पे 22 है तो आपको 22 लगा देना है यहाँ पर, और बटा F का मान 20 है तो 20 और H का मान भी 20 है तो 20, ये 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 125 और प्लस इसमें से घटा दो तो 12 बच जाएगा और इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 137 और यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक है।
अब आ जाइए प्रश्न नंबर हमारा 3, उसको देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये भी बताना है हमें। तो यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न नंबर है हमारा 3, माना इकाई का अंक 22, इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो जो हमारी संख्या होती है अभीष्ट संख्या बराबर 10x + 22। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। तो प्यारे बच्चों, दो अंकों की एक संख्या हमारी है, दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इसके अंक पलटिए, 10y + x। ठीक है, पहले ये संख्या लिखिए, फिर इसके अंक पलटिए, 10y + x। अब इनका योग, तो बराबर योग कितना है, 99 है। इसको हल करिए। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 11x + 11y बराबर 99। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो x + y बराबर 99। तो 11 × 1 = 11, 11 × 9 = 99। तो x + y बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर 5 है, तो x - y बराबर 5। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर दो विलोपन से, y से y कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14। तो x बराबर 7। ये वाला मान 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। 1 में रखने पर x बराबर 7 है, तो यहाँ पे 7 लगा दो। तो 7 + y बराबर 9। इस 7 को उधर भेजो तो y बराबर 9 - 7, तो y बराबर 2। तो आपको यहाँ पर लिखना संख्या बराबर। तो प्यारे बच्चों, संख्या बराबर है हमारी 10x + y। तो जो मैंने x और y के मान निकाले वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे 10 × x का मान 70 और y का मान 2, तो 70 + 2 तो हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा कितनी संख्या ज्ञात कीजिए और कितनी संख्याएं हो सकती हैं ये भी बताना है। तो जो संख्या निकल के आती है ना, इसी को पलट के लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं बराबर, जो 72 है, पहले तो 72, फिर 72 को पलट के लिखो 2 यानी 27 बन जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं बेटा कितनी है, 2 संख्याएं हैं। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो सबसे पहले संख्या निकालनी है, संख्या को निकालने के बाद इसको पलट के लिख देना। ठीक है, 27 यानी 72 और पलट के लिखेंगे 27। तो ये कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं। यही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का अथवा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 22,050 थी, नहीं 2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है ये बताना है हमें। चलिए समझिएगा इसको। तो प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा, तो आपको यहाँ पे लिखना है एक दिन में बने बर्तनों की संख्या एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग
की निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है जो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक है। इसका पहले दोगुना करिए फिर 15 अधिक करिए, इस प्रकार, ठीक है। और कुल लागत बराबर कुल लागत, और कुल लागत दे रखी है 2250 रुपया। तो यहाँ पर हम क्या करें, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x 2x प्लस 15 बराबर 2250, गुणा करिए तो ये 2x स्क्वायर और प्लस का 30x, इसको अंदर लाइए माइनस का 22 250 बराबर 0। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो पहले लगा लो 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 4500 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4500 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 30 मिल जाए, घटाने पर 30 मिल जाए। तो इसके गुणनखंड करके दिखा दें हम आपको पहले। तो यहाँ पे पहले काटो इसे, और देखो प्यारे बच्चों मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पर। जब x का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 30 तो ही ना होगा, ठीक। तो अगर आपने गलती कर ली सही कर लो भाई, थोड़ी माफी चाहता हूँ। 2 का x का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 15 ही रहेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ थोड़ा समझ लो, इसमें 2 के गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड काटने हैं आपको। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 0, फिर इसको 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको काटो 3 से, 3 त्रिका 9, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और 5 एकन 5। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 75, ठीक है। 75 तो ये बन गया। अब इसके बाद कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 तियो 12 और 12 पंजे 60। तो 75 गुणा 60 कर देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है 15 लिखना है, ठीक है। अभी सूखा नहीं, आपको यहाँ पे 15 लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इस x ये 15 ना, तो यहाँ पे लिखना है 75 माइनस 60, माइनस का 200 यानी 2250 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 75x माइनस का 60x और माइनस का 200 इतना बराबर 0। और यहाँ पे लिख लो 15। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, कॉमन तो कुछ नहीं, खाली x कॉमन मिलेगा यहाँ से। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x और प्लस का 75 बचेगा, यहाँ से माइनस का 30 कॉमन ले लो। जब माइनस का 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2x और प्लस का 75 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 2x प्लस का 75 फिर x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान अमान्य निकलेगा, यहाँ से लिखेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, ठीक है। तो आपको नई लाइन से इसके नीचे लिखना है बर्तनों की संख्या बराबर की संख्या। तो बर्तनों की संख्या x थी तो x का मान 30 निकला, यानी उस दिन 30 बर्तन बनेंगे, ठीक है। बर्तनों की संख्या कितनी, 30 है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो जो मैंने माना था 2x प्लस 15 माना था ना, तो x का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे हम। तो 2 गुणा 30 और प्लस का 15, तो 30 दूनी 60 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 75 रुपया। तो एक नग की निर्माण लागत कितनी है, 75 रुपया है। और उस दिन कितने बर्तन बने हैं, 30 बर्तन बने हैं। यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों ये जो पेपर है बहुत ही टफ बच्चों के लिए पेपर था,
जिस जिले में ये पेपर गया होगा ना, बच्चे के तोते उड़ गए होंगे। बहुत ही कठिन पेपर है आपके लिए ये। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और √3 का मान ये प्रयोग करना हमें। चलो समझो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनानी एक नदी आपको इस प्रकार ही है। ठीक है, ये नदी के 2 किनारे हैं और यहाँ से कुछ ऊंचाई पर ये हमारा पुल है, इसका बिंदु। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाना है, ये मिलाना है और आपको ये मिलाना है। और इसके जो अवनमन कोण है वो अवनमन कोण कितने कितने 30 और 45 अंश है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक दृष्ट रेखा खींचनी है, ये वाली। ठीक, ये हमारी दृष्ट रेखा है। तो अवनमन कोण कितने हैं, 30 और 45 हैं। तो प्यारे बच्चों 30 ये कर लो तो 30 ये वाला हो जाएगा। अब 45 ये कर लो तो 45 हमारा ये हो जाएगा, 45 अंश। और जो पुल की ऊंचाई है ये वाली है 5 मीटर है हमारी। कितनी है, इसको 5 मीटर कर लीजिए आप। ठीक है, ये जो पुल की ऊंचाई 5 मीटर है। तो यहाँ पे ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, यहाँ डी कर लो, यहाँ पे कर लो ई और यहाँ पे कर लो एफ। तो ये हमारी नदी है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी कर लो x और ये वाली दूरी कर लो y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना AC एक नदी तथा BD एक पुल है। ठीक है, AC एक नदी है तथा BD एक पुल है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लो, ये वाला। तो यहाँ पे लिखना है आपको समकोण त्रिभुज AABD में, ABD में tan 30 तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी 5/x। और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 5/x। गुणा करिए तो x बराबर 5/√3 और यहाँ पे √3 का मान लगाना है आपको। √3 का मान प्रश्न में दे रखा है 1.732। गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 17 15 85 और 1 86। ठीक, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर निकलेगा 8.66 मीटर और पीछे वाला 0 लिखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में tan 45। तो ये हो जाएगा हमारा BD बटा BC। ठीक है, BD बटा BC। तो tan 45 का मान 1, BD का मान 5 है और BC का मान 22 है। कैसे गुणा कर दो तो यहाँ पे y बराबर निकलेगा 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y। तो जो हमने x y के मान निकाले वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। x का मान है 8.66 और प्लस y का मान है 5। तो 8 5 13, 13.66 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आंसर है ये, हाँ 13.66 मीटर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। और प्यारे बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 4 का अथवा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा cos A प्लस sin A माइनस 1 बराबर cos A प्लस cot A। तो इसका हमें LHS लिखना है।
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें इस सब में से हमें साइन कॉमन ले लेना है। ठीक है, ऊपर से साइन कॉमन लेना है, या एक काम करिए, अंश तथा हर में साइन ए का भाग देने पर, तो सब में साइन का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा, अंश में देखो साइन का भाग लगा दिया, इसी प्रकार हर में भी साइन का भाग लगाना है, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस है, ठीक, ये माइनस 1 बटा साइन ए, तो ये तो बन जाएगा हमारा कॉट ए, ठीक, और ये यहाँ पे कौशिक बन जाएगा ना, ये हमारा कौशिक बन जाएगा, तो इसको पहले लिख लो। चलो इसको लिखो -1 और प्लस कौशिक ए बटा, इसी प्रकार यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कौशिक ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे लिख लो। तो यहाँ से हम दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं। पहले तुम वही लाइन नोट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए -1 और प्लस कौशिक ए, ठीक, उसी लाइन को हम दोबारा लिखना जिससे कि आपको दिखाई देता रहे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कौशिक ए। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे आगे लिखना है आपको, कौशिक ए प्लस कॉट ए और -1 बटा, हर में कुछ नहीं करना, हर को ऐसे लिखिए आप, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कौशिक ए। तो एक सूत्र होता है हमारा यहाँ पर, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कॉट को ले आओ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्यारे बच्चों इस एक की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है। तो नई लाइन से लिखना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको भी कोष्टक बंद कर लो माइनस, और इस एक की जगह पे ये वाला मान लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हर में आपको कुछ नहीं करना है, हर को ऐसे छोड़ दो, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, यहाँ पे लगाना है आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर एक बार आपको यहाँ पे ये प्लस, फिर अगली बार माइनस लिख देना है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। यहाँ पे मैंने थीटा कर लिया तो आप ए कर लो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे ए कर लो। अब बटा में रहेगा हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, पर यहाँ पर ये और ये चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट, इतना बचेगा, और बटा हर में आपको कुछ नहीं करना, हर हमारा यही लिखा रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस ये माइनस का हो जाएगा कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए,
और बटा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो प्यारे बच्चों ये संख्या बिल्कुल आगे पीछे है लेकिन है एक जैसी। देखो ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो इससे ये चला जाएगा, फिर बचेगा हमारा cosec a प्लस cot a। तो यही हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको नई लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो को रोके आराम से नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया भाई। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। तो एक घना बनाना है आपको। इस प्रकार, ठीक है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है, इसके ऊपर एक रखना है अर्धगोला ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे जो घन की भुजा है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है और ये अर्धगोले का व्यास है। तो जो अर्धगोले का व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। एक तो इसका आंसर ये हो गया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। अब आपको पता व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। जब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ये जो अर्धगोले का बकपृष्ठ, तो अर्धगोले का बकपृष्ठ 2πr², फिर माइनस ये जो अर्धगोला जो नीचे वाला भाग उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे πr आप πr² घटा देंगे। एक बार फिर सुनिए। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर ये अर्धगोले का बकपृष्ठ 2πr², फिर इसके बाद इसके जो नीचे वाला भाग दबा हुआ है, ठीक है, तो πr² घटा देंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा 6a², 2πr² में से πr उठाएंगे तो यहाँ पे बचेगा πr²। अब इसके मान लगा दीजिए। 6 भुजा a का मान कितना? 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस 22/7, r का मान 7/2 गुणा 7/2। तो ये तो हो जाएगा 6 और 7 7 49, इससे ये कट जाएगा। 2 1 2, 2 1 2। तो ये हमारा हो जाएगा 11 7 77 और बटा 2। 9 6 नेम 54 की 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 29। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 77 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16.5। अब इनको जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 9 और 3 12 और 1 13 और ये 3 और 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 332.5। अब इसके बाद अथवा देख लीजिए इसका। वीडियो को रुके आराम से देखिए आप। अथवा देखो कैसे करना हमें। तो यहाँ पे लिख लो 5वें का अथवा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन और पाई का मान ये लगाना है आपको। अर्धगोले
पर खड़े शंकु। तो पहले बनाना एक आपको अर्धगोला, और इसके ऊपर एक शंकु रखना है। ये शंकु की ऊंचाई है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई है हमारी, एल का मान दे रखा है। पहले यहाँ पे लिख लो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई दे रखी है l बराबर 3√2। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा l बराबर यानी l² बराबर h² प्लस r²। तो l का तो मान ये है 3√3 का वर्ग, 3√2 का वर्ग, h का मान पता नहीं, और r है ना, ये r हमारी 3 का वर्ग। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 बराबर h का वर्ग, और ये 3 त्रिका 9, इस 9 को उधर भेजो तो 18 माइनस 9 बराबर h का वर्ग। तो h का वर्ग बराबर 9, तो h बराबर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो इसमें कौन कौन सी वस्तु हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु आयतन 1/3 पाई r² h। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, कामा ले लो। कामा लेने से सवाल सरल हो जाता है। तो यहाँ से 1/3 पाई r² कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2r और प्लस 1/3 पाई r² चला गया, इतना बचा हुआ है। तो 1/3 पाई का मान 3.14 और r का मान है 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये 2 गुणा r का मान है हमारा 3 और h का भी मान 3 है। तो 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, तो 3 चौक 12, 3 एकन 3 एक 4 और 3 त्रिका 9, इतना हो जाएगा। और 3 दूनी 6 प्लस 3, इसको थोड़ा हल करेंगे हम, तो ये 9 बन जाएगा। 9.42 और गुणा 9, गुणा कराइए इसका। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37 हासिल 3, 9 में 81, 81 3 84, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, ये उसका हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार 2025 शर्ट नंबर 2 हमारा हो जाता है कंप्लीट। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।